आज विद्युत चुंबकीय तरंग के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा रहे थे, तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने 7 न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि लेसन भी छोटा है, तो न्यूमेरिकल्स भी इससे बहुत कम बनते हैं। और एग्जामिनेशन में भी मैंने शुरू में बोला था कि बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फिर 7 नंबर के बाद आज 8 नंबर की बारी है। लगाते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, हम एक एक पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब लोग मिल करके। 1 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा भी। लिखा हुआ है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र By इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t टेस्ला है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है, उस विद्युत चुंबकीय तरंग में जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये उसका एक्सप्रेशन, उसका व्यंजक आपको दिया गया है। ठीक, और By लिख देने से हमको एक बात क्लियर हो जाती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो y अक्ष के अनुदिश है। ठीक, ये उन्होंने दे दिया। अब आपसे उन्होंने कुछ चीजें पूछी हुई हैं, तो नंबर 1 पे उन्होंने पूछा कि तरंग की आवृत्ति बताइए, उसकी तरंग दैर्ध्य भी बताइए, और सेकंड पार्ट पे पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। कहने का मतलब यूं कि चुंबकीय क्षेत्र का एक व्यंजक उन्होंने दिया हुआ है, ऐसा ही आपको एक व्यंजक बताना है, लेकिन किसका? वैद्युत क्षेत्र का। बस 3 चीजें आपको मालूम करनी है और बता देनी है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। और अभी तक आप क्योंकि 7 न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, तो काफी कुछ आइडियाज भी आपको अब तो होंगे। मैं लगाता हूं, आप भी ध्यान से देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन ही नोट कर लेता हूं। By इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन दिया गया है। आपको तो याद होगा कि इक्वेशन जब भी दी जाएगी, सबसे पहले आप चुंबकीय क्षेत्र के, आपके पास भी एक एक्सप्रेशन है, उससे आप उसकी तुलना करेंगे। तो हम यहां लिख देंगे कि तुलना हम किससे करेंगे? By इज इक्वल टू B0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। देखो बेटा, kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना। kx माइनस ओमेगा टी भी होता है, पर क्योंकि इस इक्वेशन में kx प्लस ओमेगा टी टाइप का था, तो हम उससे कंपेयर करवाएंगे। जिस प्रकार की इक्वेशन हमको दी जाएगी, उसी प्रकार की इक्वेशन से हम उसको तुलना करवा दिया करेंगे। अब जब कंपेयर करवाओगे ना, कि तुलना इससे करने पर जब आप कंपेयर करवा देंगे, तो आप पाएंगे कि B0 की वैल्यू कितनी आ रही है। B0 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है बेटा, x की जगह पर देखो भैया, ये x है, तो k की जगह पर क्या है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और k का यूनिट होता है प्रति मीटर। ठीक, t की जगह पर t है, ओमेगा की जगह पर क्या है? ओमेगा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करना है। चाहे आवृत्ति पहले निकाल लो, चाहे तरंग दैर्ध्य पहले निकाल लो, जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं। आवृत्ति निकालेंगे, ठीक, तो ओमेगा, वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। याद होगा आपको, 2 पाई एफ लिखा करते थे ना ओमेगा, तो क्योंकि इस लेसन में आवृत्ति को हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो हम 2 पाई न्यू लिख देते हैं। फिर ओमेगा की जगह पर वो वैल्यू लिख देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 2। पाई की जगह पर आप 3.14 भी लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं। और न्यू हमको पता लगाना है बेटा, ये गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा,
1.5 गुणे 10 की घात 11 बटे, ये इसके साथ गुणा कर लेगा या ना करवाओ, 2 गुणे 3.14 बराबर न्यू। इसमें 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाओ 1 0 ऊपर बढ़ाने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि नीचे 2 अंक पे दशमलव था ना, इस वजह से। अब 2 से आप इसको काट सकते हो, तो 75 दूना 150। 1 0 हम इसको दिलवाना चाहते हैं, इस तरह से न्यू की वैल्यू हो जाती 750 गुणे 10 की घात 10 बटे 314। 1 0 दिलवा दी ना, 750 ही हो गया, ये 10 की घात 10 बचा और ये 314 बचा का बचा है। अब 314 से आप इसको डिवाइड कर दो, फालतू ज़्यादा कैंसिलेशन वगैरह ना करो। 750 में भाग देना है, तो पहले तो 2 बार सीधे सीधे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 628। माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 6 गया तो 1। फिर से 10 में 8 गए 2, या 4 बचे, 4 में 2 गए 2, 7 में 6 गया 1, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया हमने। अब 3 चौके 12, लेकिन 4 बार जा नहीं पाएगा, तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9। माइनस करेंगे, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गए 8, यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 चले गए 7, 11 में से 9 चले गए 2, दशमलव लगाए 0, फिर बढ़ा लीजिए, तो 3 से भाग देंगे, 3 9 27, 9 बार जाएगा, लेकिन 9 बार जा नहीं पाएगा, 8 बार जाएगा। तो इस तरीके से इसका जवाब, ये जो आवृत्ति की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी। इससे इसको डिवाइड करने से कितना मिला हमको, 2.38 इंटू 10 टू द पावर 10, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर दिया जा रहा है इस पे 23.9 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, 23.9, ये 23.9 दे रहा है ना, अगर हम 1 अंक और देते तो हो सकता है वो जब छोड़ रहे होते तो उसमें 1 बढ़ जाता है इस पे, और गीगा हर्ट्ज दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 10 की घात 10 के पदों में लिखा है। आप जब इसको उसमें बदलोगे तो वो बन जाएगा, गीगा बन जाएगा आपका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा जवाब है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट पे क्या मांग रहे थे, सेकंड पार्ट पे, सेकंड नहीं सॉरी भाई, इसी पार्ट पे है। आपको ये चीज समझ में आई ना, नहीं समझ में आया? देखो 10 की घात 6 होता है मेगा, 10 की घात 9 होता है गीगा, समझ रहे? तो जैसे ही हम 1 0 इसका इसमें देंगे तो ये 23.8 बन जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 10 की घात 9, और वो 10 की घात 9 हर्ट्ज क्या बना लेगा, गीगा बना लेगा। लिखे क्या, आ जाएगा ना समझ में? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत लिखिए, ऐसे ही दे दीजिए आंसर। लैम्डा चाहिए ना इसी पे हमको, लैम्डा कैसे निकालना पसंद करेंगे आप बताइए? हाँ जी, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, वेरी गुड। ऐसे भी निकाल सकते, जैसे न्यू पता लग गया था तो c बराबर न्यू लैम्डा लगाते, तो लैम्डा बराबर c अपॉन न्यू से भी निकाल लेते, पर ठीक है हम बच्चों का मानेंगे। तो वी नो, तभी हम देख रहे थे इसको, क्या आपने बताया है k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू बउआ क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन k, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर बेटा करेंगे 3.14, और k की जगह पर भैया आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। बउआ इतना आ रहा है ना समझ में? ठीक, 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक इसका भी भाई खिसका लोगे आप, ये गलती करा हमने, दशमलव का इसमें 0 बढ़ाना चाहिए था, फिर 5 चौके 20 कर लेते हैं हम, इसको कर लिया जाए, अभी कौन सा बिगड़ गया कुछ खेल। 3.14 और ये 0.5, यही तो था ना, दशमलव हटाइए 1 0 बढ़ा लीजिए, और इधर 5 चौके 20 कर दीजिए, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाइए, 4 चौके 16 की 6, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तिया 12,
और ये 10 की घात 3 ऊपर आके क्या बना लेगा, 10 की घात -3 इतने मीटर। अब इस पे हम चेक करते हैं कि इन्होंने कैसे दिया। 1.26 सेंटीमीटर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। दशमलव इसका दशमलव एक खिसकाओ इधर, 1.256 सॉरी इंटू 10⁻⁻² मीटर। इस माइनस पावर की वजह से एक दशमलव खिसका सकते हैं, हम तीनों को खिसका सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब ये 10 की घात -2 मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 1.256 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ आ गई। उन्होंने यहां लिखा है 1.26, क्यों, क्योंकि ये वाला अंक जो हम छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया। चलो आप भी नोट कर लो, 26 सेंटीमीटर। आप नहीं भी ऐसा लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। ये लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल लिया। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, इसमें हमसे पूछा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बताइए वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। आप छोटी सी चीज है, ये शायद आपको मालूम ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है पूरा व्यंजक सेम रहेगा, बस चेंज कहां पर आएगा। हाँ जी, हाँ, बी में यहां B0 होता है, ई में यहां पर E0 आ जाएगा, बाकी ये अंदर का टर्म पूरा ज्यों का त्यों आ जाएगा आपका। तो अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक चाहिए तो उसके लिए आपको E0 चाहिए। E0 हमारे पास है ही नहीं, और उसको निकालना कोई बहुत कठिन भी नहीं है, निकाल लो। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं, यहां हम आपको करके दिखाते हैं, यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले E0 बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, C/B0। ऐसा होता है, हाँ, ऐसा कहाँ होता है भाई, ऐसा नहीं होता। ये होता है E0/B0 इज इक्वल टू C। तो E0 इज इक्वल टू C इंटू B0। C की जगह प्रकाश की चाल लिखेंगे, 3 × 10 की घात 8, और B0 की जगह पर वो ये है 2 × 10 की घात -7, 2 × 10⁻⁻7। अब देखो 3 2 6, और ये 10 की घात 8 और ये 10 की घात -7, 10 की घात 1 बचा, 10 की घात 1 का मतलब 10, इतने न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये E0 की वैल्यू आ गई। अब E0 की वैल्यू आ गई तो हम बड़ी आसानी से E का एक्सप्रेशन आपको बता सकते हैं। यहां लिख दे क्या बेटा, हम वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक आप यहां से देख लीजिएगा। बताइए, इन्होंने B के साथ Y लिखा है, हम E के साथ X लिखें, Y लिखें, Z लिखें, क्या लिखें, Z लिखें। क्यों Z लिखें, बताओ भाई। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा Z अक्ष पे है। कैसे मालूम आपको, नहीं पता चल रहा? फिर देखो, इधर देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो, बड़ा आसान है, आपको मैं सिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें Y है और यहां पर X आ रहा है, इस Y को भूलो, आप केवल देखो चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन है, और इस इक्वेशन में यहां पर आ क्या रहा है, इसके एक्सप्रेशन में X आ रहा है। यहां पर X का आना kx प्लस ω_t, यहां पर X का आना इस बात का संकेत है कि X अक्ष के अनुदिश तरंग चल रही है। तरंग के संचरण की दिशा क्या है, X अक्ष। अब X अक्ष हो गई तरंग संचरण की दिशा, और यहां पर Y का आना इस बात का संकेत है कि चुंबकीय क्षेत्र Y की दिशा में है। फिर से इसके भीतर X का आना किस बात का संकेत है कि तरंग का संचरण किस डायरेक्शन पे हो रहा है, X डायरेक्शन में हो रहा है। B के साथ Y आने का मतलब क्या है, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो Y अक्ष के अनुदिश है। सॉरी, अब X अक्ष की दिशा में तरंग जा रही है, Y अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब एक अक्ष बची Z अक्ष,
उसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। फिर तो नहीं समझ में आया। अब जेड अक्ष की तरफ है तो इसको हम क्या लिख दें, ई जेड इज इक्वल टू सॉरी ई नॉट होता है ना, और ई नॉट की वैल्यू भैया कितनी आई हुई है 60। बाकी सारी चीजें सेम आप नोट कर दीजिए, यही जो लिखा हुआ है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t। ये वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकल आएगा आपको। वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए, ये वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक हमने लिख दिया भैया। 60 साइज 0.5 इंटू 10 टू पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर 11t सॉरी वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और ये Z क्यों आ गया अब आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 8th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर पर आ जाते हैं। आपके सामने लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट पर मीटर के आयाम, वैद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट पर मीटर के आयाम, मतलब ये 72 वोल्ट पर मीटर ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया है। और वैद्युत क्षेत्र के आयाम को किससे लिखा जाता है, 72 वोल्ट प्रति मीटर, तथा 5 इंटू 10 पावर 10 हर्ट्ज आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू आप लिख लीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज। ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। ठीक है, ज्ञात करिए नंबर 1 दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब क्या मालूम करना है, बी नॉट। सेकंड, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व मतलब क्या मालूम करना है, यूई। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व मतलब यूएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व, आप चाहे तो इसे यू टोटल लिख सकते हैं। एक इसमें ई नॉट और न्यू आपको दिया है, बाकी सारी चीजें आपको पता लगानी है। तो ठीक है, आप बताइएगा सबसे पहले क्या करें, आप भी कुछ रास्ता बताइए हमको। बताओ सबसे पहले, आपको ये क्वेश्चन मिला एग्जाम में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, पहले बी नॉट निकालेंगे, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। हम बी नॉट निकालेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है, तो बी नॉट हो जाएगा सी ई अपॉन ई नॉट अपॉन सी। ये उधर पे चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा। ई नॉट है 72, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 24 तिया 72, ये 24 इंटू 10 टू द पावर -8, माइनस में चाहे अंक दशमलव इधर ले आओ, तो बी नॉट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमको मिल गया, देखिए। ठीक है ना, आपको समझ आया कि नहीं आया, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इसके बाद वैद्युत ऊर्जा घनत्व निकालना है। वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या फॉर्मूला है, याद है आपको वैद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। पर हमें तो ई नहीं मालूम है, ई है वैद्युत क्षेत्र की आरएमएस वैल्यू, और हमें ई पता नहीं है, हमें तो ई नॉट मालूम है। तो हम क्या करना चाहिए, हमको ई की जगह पर ई नॉट अपॉन √2 लिख लेना चाहिए। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह जब ई नॉट अपॉन √2 लिखोगी ना, यहीं पर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। भाई देखो बाबू, ई की जगह ई नॉट अपॉन √2 लिखोगे, स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। एप्सिलॉन ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट है 72, ई नॉट है 72 और 72 का हम क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको हम। तो यू ई इज इक्वल टू 1/4 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 72 का स्क्वायर करिए, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 दूना 28, हासिल लगे 2, 7 7 49 और 2 51। देखो 72 का स्क्वायर यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना। अब 4 से क्या ये कट जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से जरूर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 11 हो गया, 4 दूना 8, फिर कितने बचे? 3, तो 38 हो गया, 4 9 36, 2 4 6 24। अब 1296 का गुणा 8.85 से करना है। ये 8.85 इंटू 1296 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चलिए मल्टीप्लाई करना है पहले तो। 5 6 का 30 की 0, हासिल लगे 3, 5 9 45 और 3 48, हासिल लगे 4, 5 दूना 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6। अब 8 का करेंगे तो 8 6 48 की 8, हासिल लगे 4, 8 9 72, 4 76, हासिल लगे 7, 8 दूना 16 7 23, कितनी हासिल लगे 2, 8 एकम 8 2 10। फिर 8 से करेंगे तो 8 6 3 0 1 0, 8 8 16 की 6 से लगा 1, 6 4 10 8 18 1 19, हाथ से लगा 1, 6 1 7 3 10, 6 16 की 6 से लगा 1, 3 1 4 1 और 1, 2 अंक पे दशमलव, गुणे 10 की घात माइनस 12 है। ठीक, अगर हम इसका ये दशमलव खिसका के 1 2 3 4 अंक इधर लाते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व तो आ गया है आपका 1.15 1.146 है, 6 छोड़िए तो इसमें एक बढ़ा दीजिए, 1.15 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? 1 2 3 4 अंक खिसकाए हैं आपने तो माइनस का 8। और ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व आ जाना चाहिए 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल प्रति मीटर क्यूब। और ये कौन सा ऊर्जा घनत्व आया है? वैद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अच्छा अब बोर्ड में हमारे पास तो जगह नहीं है, अब बाकी काम आप करेंगे। सुन लीजिए, लेकिन हमने आपको दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकाल के दिखा दिया है, हमने आपको औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी निकाल के दिखा दिया है। अब थर्ड पार्ट में औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। आपको याद नहीं आया कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों बराबर होते? तो जितना औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व आया है वही वैल्यू औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की भी आएगी। तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, थर्ड पार्ट में केवल आपको ये लिख देना है औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UM बराबर UE और UE की जगह वो मान लिख दो। कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों ही आपस में बराबर आते हैं। तो जो वैल्यू औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व की आई है वही वैल्यू औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की भी हो जाएगी। कोई कैलकुलेशन करने लिख दे रहा है केवल बस आपको।
समझ आ गया? अच्छा, फोर्थ पार्ट भैया देखो क्या लिखा है, कुल ऊर्जा घनत्व। अब थोड़ा सा ये भी याद कर लो कि जब औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व अगर दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, तो आपको याद होगा कि औसत कुल ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए एक तरीका यह भी बताया गया था कि दोनों में से किसी भी एक को क्या कर सकते हो, आप दोगुना कर सकते हो। तो अगर औसत कुल ऊर्जा घनत्व आपको चाहिए ना, तो इसका क्या करके लिख देना, दो गुना करके लिख देना, औसत कुल ऊर्जा घनत्व आपको मिल जाएगा। अब ये बताइए बाकी के दो पार्ट्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे? फिर से बताओ। अच्छा, हम चेक कर ले कि आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए क्या करोगे? औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व वाला ही मान लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, फोर्थ पार्ट के कुल ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व ले लो या औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ले लो, दोनों में से किसी भी एक का क्या कर देना है, दो गुना कर देना है आपको। ठीक है, उसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं, बस सिंपल सा इसको पकड़ के दुगना करना है आपको, बस इतना सा काम है। ठीक, ये कर लीजिएगा, नोट करिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र के घटक हैं Ex इज इक्वल टू EY तथा Ez इज इक्वल टू 2 cos। देखिए वैद्युत क्षेत्र के घटक बताए गए हैं कि x दिशा में वैद्युत क्षेत्र का घटक और y दिशा में वैद्युत क्षेत्र के घटक के मान ये दोनों आपस में बराबर हैं। z अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का जो घटक है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 2 cos पाई इंटू 10 टू द पावर 15t माइनस x अपॉन c, जहां c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इस प्रकार की चाल है। बताइए तरंग किस दिशा में गतिमान है और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान क्या है। ये कॉस में इक्वेशन है, आप चाहे तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले यही काम आप कर लीजिए। Ez इज इक्वल टू 2.0 साइन कॉस थीटा बराबर, हम साइन 90 प्लस थीटा भी तो कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2 और प्लस थीटा मतलब ये, तो पहले हम इसी को लिख देंगे t माइनस एक्स अपॉन सी प्लस पाई बाई 2। देखो क्या ये सही है? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा हो गया पूरा। अब इसकी तुलना हम इक्वेशन से करेंगे। Ez इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस क्या लिख सकते हैं? फाई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये कलांतर हो गया, कला हो गई इसकी। इस इक्वेशन से हमने तुलना कर दी। से तुलना करने पर पहले ये पढ़ लेते हैं कि आगे करना क्या है। एक काम तो ये करना है कि किस दिशा में गतिमान है, दूसरा तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान बताने हैं। जैसे तरंग के वैद्युत क्षेत्र के घटक बताए गए हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के घटक आपको बताने हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पूरी जानकारी को देखकर आपको एक चीज नहीं लगती है कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है? जेड अक्ष के अनुदिश। जैसे अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो एक बात तो साफ है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो z अक्ष के अनुदिश है। देखो आप, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो z अक्ष के अनुदिश है। अब वैद्युत क्षेत्र का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन पे x आ रहा है, आप देखिए आ रहा है x। इससे क्या पता चलेगा कि चुंबकीय जो आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किस दिशा की ओर गतिमान होगी? x अक्ष के अनुदिश चल रही है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, अगर x अक्ष के अनुदिश चल रही है तो x अक्ष के अनुदिश धन x अक्ष के अनुदिश चल रही है या ऋण x अक्ष के अनुदिश चल रही है? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज है, आप सभी ध्यान से देखें। अगर x के साथ का ये निशान माइनस है
तो फिर ये धन एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, और अगर ये निशान प्लस होगा तो फिर तरंग ऋण एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही होगी। ठीक है ना। फिर से ई के साथ जेड लगा होना इस बात का संकेत है कि ई की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश है। तरंग के एक्सप्रेशन में साइन का जो कोणांक है उस पे एक्स का होना इस बात का संकेत है कि एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग की गति है, और उस एक्स का निगेटिव होना इस बात का संकेत है कि एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर गतिमान है वो। अगर आपने क्लास 11th में वेव पढ़ी है तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आप पढ़ते थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो उस पर आपको बताया गया था कि अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप की समीकरण है तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर गतिमान है। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप के समीकरण है, तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर गतिमान है। तो जो पहले ने पूछा तरंग किस दिशा में गतिमान है, तो इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो पहले ई नॉट की मान बताइए कितना आ जाएगा, 2.0 वोल्ट प्रति मीटर। बाकी ठीक है। अब देखो हमको यहां से क्या पता चला कि वैद्युत ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो इस दिशा में गतिमान है, एक्स अक्ष के अनुदिश वो संचरित हो रही है। संचरण एक्स अक्ष के अनुदिश है, वैद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नहीं समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये हमने पहले पता लगाया कि तरंग संचरित हो रही है एक्स अक्ष के अनुदिश, धन एक्स अक्ष के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश है, तो कंफर्म है कि चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो सबसे पहले जवाब देना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट का जवाब है तरंग किस दिशा में गतिमान है, तो आंसर है तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में गतिमान है। तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में गतिमान है। एक तो ये छोटी सी चीज है, आपको ध्यान रखना, छोटी चीज है लेकिन काफी आपको ध्यान रखना है, तभी आप इसको लिख पाएंगे, नहीं तो आप भूल ना जाइएगा कहीं। दूसरा उन्होंने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान क्या हैं। एक काम करना चाहते हैं, बी नॉट निकालना चाहते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का घटक बनाने के लिए बी नॉट चाहिए होगा हमको। एक सूत्र लगाएंगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो बी नॉट आ जाएगा ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 से डिवाइड करेंगे, दशमलव लगे, 0 बढ़ाए, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 गुणे 10 की घात माइनस 8। आप एक अंक दशमलव खिसका भी सकते हैं, तो यह आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। और ये क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला आप लिख सकते हैं। अब उन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान, चुंबकीय क्षेत्र के घटक, बउआ थोड़ा ध्यान से अब सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, वाई अक्ष के अनुदिश। तो एक्स दिशा में इसका घटक और जेड दिशा में इसका घटक दोनों कैसे आएंगे, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक्स दिशा में घटक और चुंबकीय क्षेत्र का जेड दिशा में घटक दोनों बराबर होंगे, और दोनों की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है। रही बात वाई अक्ष की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड है ही, उस दिशा में इसका घटक कितना बनेगा, तो बी वाई की वैल्यू बनाएंगे बी नॉट, और क्योंकि इसी तरीके से आप बना के दे सकते हैं तो हम इसको लिख देते हैं बी नॉट कॉस पाई इंटू 10 टू द पावर 15 टी माइनस एक्स अपॉन सी। तो बी वाई इज इक्वल टू, बी नॉट की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, तो ही निकाली हमने 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। फिर ये कॉस
पाई इंटू 10⁻15t माइनस एक्स अपॉन सी। ये चुंबकीय क्षेत्र के तीनों अक्षों के अनुदिश घटक तैयार है आपके सामने। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है तो x अक्ष की दिशा में और z अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के घटक 0 ही रहेंगे। लंबवत है ना तीनों आपस में, इस वजह से। रही बात y अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक कैसा होगा, तो इसका व्यंजक बना के आपको देना पड़ेगा जैसे वैद्युत क्षेत्र का था। क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है तो यहां बी वाई लिखा गया है, बी नॉट की जगह 6.6 × 10⁻⁹ और हाँ इसका यूनिट आप लिख दीजिए टेस्ला। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 6.7 × 10⁻⁻⁹। बात वही है बेटा, 6.6 6.7 करीब करीब एक ही चीज है। एक अंक और भाग देते तो यहाँ एक 6 आता, फिर उसके बदले यहाँ एक 7 कर देते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये बी वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। अब ये हमें बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ पाए आप? नहीं समझ में आया? बस एक छोटी सी चीज आपको ज्यादा याद रखनी है कि अगर यहां पर माइनस एक्स आ रहा है तो ये एक्स अक्ष की, एक तो एक्स अक्ष के अनुदिश है और एक्स अक्ष की धन दिशा में है, और अगर प्लस होता तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में गतिमान होती तरंग। आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र। दोलित वैद्युत क्षेत्र दिया गया है 30 sin 2 × 10⁻11t प्लस 300 πx वोल्ट पर मीटर से दिया जाता है। अब इसमें दो बातें पूछी जा रही है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान पूछा जा रहा है और दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे कि तुलना करने पर, तुलना करेंगे किससे करेंगे? ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो बेटा, इसमें अगर हमसे पूछा जाता कि किस दिशा में गतिमान है तो ये प्लस के एक्स आ रहा है। हम क्या बताते? एक्स अक्ष की ऋण दिशा में गतिमान है ये। ठीक, की तुलना इससे करने पर कर दीजिए तुलना भाई। तो ई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 30 वोल्ट पर मीटर, और तरंग दैर्ध्य चाहिए तो आप के की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, के एक्स, एक्स की जगह पर एक्स है, के की जगह 300 पाई, और के की यूनिट होती है पर मीटर। ये के का यूनिट है। ठीक है, मुझे दो काम करने। सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करिए। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए अब आप देखिए क्या सूत्र लगाना चाहेंगे आप? 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन के। तो 2 पाई और के की जगह पर बेटा 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/150 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू निकल करके आ गई। आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप कर लीजिएगा तो यह जाएगा 0.0067 मीटर। 0067 मीटर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सेकंड पार्ट पे है लिखा हुआ है दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। दोलित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक तब मिलेगा जब हम बी नॉट निकाल लेंगे। बी नॉट के लिए क्या वैल्यू आती है? ई नॉट अपॉन सी। ठीक है ना, ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 30। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो बी नॉट इससे पहले हम कैंसिल करेंगे तो 10 बार में ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 और ये 10, ये बना लेगा 10⁻⁻7 और चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला। अब हमें व्यंजक पता लगाना है तो व्यंजक बड़ा आसान है। देखो, जो व्यंजक वैद्युत क्षेत्र का है वही व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र का होगा करीब करीब। बस यहां पर ई नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा? बी नॉट।
और अच्छा ये बताइए, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है, वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश है, तो चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश हुआ। इसलिए हमको यहां लिखना पड़ेगा बी जेड इज इक्वल टू, और क्या इक्वेशन होगी, बी नॉट। बी नॉट की जगह पर कौन आया, 10 to the power -7 साइन, और उसके बाद ये पूरा ऐसा ही रहेगा 2 × 10 to the power 11t प्लस 300 पाई एक्स, और इसका यूनिट चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिट होगा टेस्ला। इस तरह से ये वैल्यू आ गई 10 to the power -7 साइन 2 × 10 to the power 11t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ठीक है। और चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के लेसन में बस इतना ही न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं बने हुए हैं। इन्हीं में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और लगभग हर तरीके का न्यूमेरिकल क्योंकि हम लगा चुके हैं, तो करीब करीब आइडिया भी आपको सारी चीजों के हैं। बस आपका काम है प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे, प्रकाशिकी के, जो भी आपके सिलेबस में होगा उसके मुताबिक। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं और भी आगे की पढ़ाई के लिए अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।